जरा सोचिए कोई 24,000 फीट की ऊंचाई पर हो और हवाई जहाज की छत अचानक उड़ जाए। ये सुनने में भले ही नामुमकिन लगे, पर यह अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की सच्ची और अविश्वसनीय कहानी है। तो सवाल यही है कि आखिर होता क्या है जब 24,000 फीट की ऊंचाई पर खुला आसमान ही किसी की छत बन जाए। आइए इस पूरी घटना को और गहराई से समझते हैं, पल दर पल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है 28 अप्रैल 1988 की। हवाई के ऊपर एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट थी, जो कुछ ही देर में सच में एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। प्लेन अपनी तय ऊंचाई यानी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचा ही था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ, और बस उसके बाद जो हुआ वो था पूरा केओस। केबिन के अंदर हवा का दबाव 0। अचानक सब कुछ हवा में उड़ने लगा था, चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी। और ये कोई छोटा मोटा डैमेज नहीं था। विमान के ढांचे का, मतलब फ्यूजलाज का, करीब 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा, सोचिए कितना बड़ा होगा, वो हिस्सा पूरी तरह से फटकर अलग हो चुका था। एक तरह से कहें तो प्लेन के अगले हिस्से की छत और दीवारें बस हवा में गायब हो चुकी थीं। अब जरा उन यात्रियों की हालत के बारे में सोचिए। उनके सामने एक नहीं बल्कि कई जानलेवा खतरे एक साथ आ खड़े हुए। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती बर्फीली हवा, तापमान -45 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर से ऑक्सीजन की भारी कमी, जिससे हाइपोक्सिया का सीधा खतरा था। और इन सबसे भी बुरी बात यह थी कि जो ऑक्सीजन मास्क सिस्टम उनकी जान बचा सकता था, वो इस धमाके में तबाह हो चुका था। आप जरा इस फ्लाइट के बैकग्राउंड को समझते हैं। ये कोई बहुत लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हीलो से होनोलुलु, ये तो बस 35 मिनट का सफर था। मतलब एक बिल्कुल रूटीन, रोज की तरह होने वाली उड़ान। लेकिन इसी रूटीन उड़ान से पहले एक अजीब बात हुई थी। प्लेन में चढ़ते वक्त एक पैसेंजर की नज़र जहाज के बाहरी हिस्से पर पड़ी, एक छोटी सी दरार पर पड़ी। पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, शायद यही सोचकर कि भाई इतनी बड़ी एयरलाइन है, सब कुछ चेक किया ही होगा। और ये बात भी गौर करने वाली है कि उस दिन ये जहाज पहले ही 8 उड़ानें पूरी कर चुका था। हवाई के द्वीपों के बीच छोटी छोटी दूरी की वजह से ये प्लेन लगातार टेक ऑफ और लैंड कर रहा था, और हर बार ऐसा होने पर उसके ढांचे पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। अगला हिस्सा है जिंदा रहने के लिए सिर्फ 13 मिनट। जी हां, धमाके से लेकर प्लेन की लैंडिंग तक का वक्त सिर्फ 13 मिनट का था, और इन्हीं 13 मिनटों में क्रू ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। घड़ी में 1:45 हुए थे जब धमाका हुआ। सिर्फ 3 मिनट बाद 1:48 पर पायलट्स ने मावी टावर से कांटेक्ट कर लिया। 1:50 तक वो एक विशाल पहाड़ से प्लेन को बचाकर निकाल चुके थे, और ठीक 1:58 पर, मतलब धमाके के ठीक 13 मिनट बाद, प्लेन मावी एयरपोर्ट पर सेफली लैंड कर चुका था। पर उन 13 मिनटों में प्लेन के अंदर मानो 2 अलग अलग दुनियाएं बन गई थीं। 2 अलग अलग जंग लड़ी जा रही थीं। एक तरफ था कॉकपिट, जहां पायलट अपने काम कर रहे ऑक्सीजन मास्क के सहारे टेक्निकल फेलियर से जूझ रहे थे, और दूसरी तरफ था कैबिन, जहां पैसेंजर्स और बाकी क्रू बिना ऑक्सीजन के उस जानलेवा बर्फीली हवा और ठंड से लड़ रहे थे। और इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट सीबी लैंसिंग प्लेन से बाहर गिरकर अपनी जान गंवा चुकी थीं। पायलट्स के लिए भी ये आसान नहीं था। उनकी चुनौतियां एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी। सबसे पहले तो उन्हें तेजी से नीचे उतरना था ताकि लोग सांस ले सके। फिर रास्ते में आए 10,000 फुट ऊंचे पहाड़ से बचना था। उसके बाद पता चला कि नोज लैंडिंग गियर का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, और जैसे इतना काफी न हो, लैंडिंग से ठीक पहले बाया इंजन भी फेल होने लगा था। तो ये तो थी कहानी की क्या हुआ, पर अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब आखिर हुआ कैसे। यहीं से शुरू होती है NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की इन्वेस्टिगेशन, जिसने इस हादसे की तह तक जाकर इसके छुपे हुए कारणों का पर्दाफाश किया। जांच में जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो थी मेटल फटीग। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये है धातु की थकान। सोचिए, जब किसी भी मेटल पर बार बार जोर डाला जाए और फिर छोड़ा जाए तो धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाता है। प्लेन के साथ भी यही होता है। हर फ्लाइट में केबिन का प्रेशर बढ़ाया जाता है और फिर कम किया जाता है। हजारों बार ऐसा होने से जहाज की बॉडी थकने लगती है। और इस प्लेन का हाल तो और भी बुरा था। इसे डिजाइन किया गया था 75,000 फ्लाइट साइकिल्स के लिए, मतलब 75,000 बार उड़ने और उतरने के लिए। पर यह असल में लगभग 90,000 साइकिल्स पूरे कर चुका था, मतलब अपनी तय लिमिट से कहीं बहुत ज्यादा।
लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। कई और चीजों ने मिलकर इस तबाही की जमीन तैयार की, जैसे उस जमाने में इस्तेमाल होने वाला कोल्ड बॉन्डिंग ग्लू, जो हवाई के नमी वाले मौसम में खराब हो गया था। इससे हुआ ये कि सारा का सारा स्ट्रेस कीलो यानी रिवेट्स पर आ गया। ऊपर से एल्यूमिनियम की स्किन में बुरी तरह से जंग लग चुकी थी, और जब कई छोटी छोटी दरारें आपस में जुड़ गईं, तो वो टियर स्ट्रैप्स भी फेल हो गए, जिन्हें ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए बनाया गया था। तो फिर जिम्मेदार कौन था? एनटीएसबी की फाइनल रिपोर्ट ने किसी एक पर उंगली नहीं उठाई। रिपोर्ट के मुताबिक गलती कई स्तरों पर हुई थी। अलोहा एयरलाइंस की तरफ से मेंटेनेंस में लापरवाही हुई। एफएए, जो कि रेगुलेटर है, उसने पता होने के बावजूद जरूरी जांच के आदेश नहीं दिए। और तो और, बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भी शुरुआत में इस पुरानी बॉन्डिंग टेक्निक के खतरों को काम आका था। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, बिना छत वाले इस जहाज की विरासत। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कैसे इस भयानक घटना ने आगे चलकर हवाई सफर को हम सब के लिए और भी ज्यादा सुरक्षित बना दिया। चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर हुआ क्या था उन 95 लोगों का जो जहाज पर सवार थे। दुख की बात है कि फ्लाइट अटेंडेंट क्लेराबेल सीबी लैंसिंग को नहीं बचाया जा सका, लेकिन यह वाकई एक चमत्कार था कि उनके अलावा बाकी 94 लोग जिंदा बच गए। इनमें से भी 65 लोगों को या तो मामूली चोटें आईं या फिर वो बिल्कुल ठीक थे, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी सीट बेल्ट। हादसे के वक्त सीट बेल्ट का साइन ऑन था और सबने उसे बांध रखा था। इस हादसे ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को मानो झकझोर कर रख दिया और कई बड़े बदलाव हुए। एफएए ने एजिंग एयरक्राफ्ट सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च किया, मतलब पुराने हो रहे जहाज़ों की सुरक्षा का कार्यक्रम। दरारों का पता लगाने के लिए एडी करंट और अल्ट्रासोनिक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को जरूरी बना दिया गया। 1988 का एविएशन सेफ्टी रिसर्च एक्ट पास हुआ, और जो विमान बहुत ज्यादा उड़ाने भरते थे, उनके इंस्पेक्शन के नियम बहुत सख्त कर दिए गए। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज हवाई सफर में हम जिन सुरक्षा नियमों को बहुत सामान्य मानकर चलते हैं, उनमें से कितने नियम कल हुए ऐसे ही हादसों की कीमत पर लिखे गए हैं। ये घटना इस बात की एक दर्दनाक याद दिलाती है कि सेफ्टी के सबसे बड़े सबक अक्सर बड़ी त्रासदियों के बाद